नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूक्लियर फोर्स, और ये है थ्योरेटिकल टॉपिक। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया था, बस इसमें कोई फार्मूला वगैरह नहीं है, थ्योरेटिकल है, समझो। न्यूक्लियर फोर्स का मतलब क्या हुआ, नाम से ही पता चल रहा है कि सर अगर किसी भी न्यूक्लियस में हम लोग को क्या करना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांध करके रखना है, तो जितना अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। पढ़ दे रहा हूँ मैं। न्यूक्लियर फोर्स, अच्छा और एक चीज और जानते हैं, न्यूक्लियर फोर्स, अरे वही है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है 100 टाइम्स होता है ये किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। 10 की पावर 38 टाइम्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का। क्लास 11th में पढ़ाया गया था फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर में। ग्रेविटेशनल फोर्स है 10 की पावर 36 टाइम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है स्ट्रॉन्गर। ठीक है, और उससे भी 100 गुना ज्यादा ताकतवर होता है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि हमको सबको पता है दो प्रोटॉन में आपस में क्या होगा, रिपल्सन होगा, लेकिन उसके बाद भी एटम न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बंधे हुए होते हैं। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन से ज्यादा फोर्स लगना चाहिए किसको, न्यूक्लियस में प्रोटॉन को बांधने के लिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से ताकतवर फोर्स लगना चाहिए तभी बाइंड हो पाएगा, उसी फोर्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ही है ये। ठीक, जो फंडामेंटल पढ़े थे, 4 फंडामेंटल फोर्सेज होते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स जो भी डीके वगैरह पे निकलता है, अल्फा बीटा गामा डीके पे, इसी में आगे बस बेसिक पढ़ा जाएगा उसका। उसके बाद होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसके बाद होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो ये हमारा न्यूक्लियर फोर्स होता है ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। ठीक है, शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, ज्यादा दूर तक नहीं लगता ये फोर्स, सिर्फ न्यूक्लियस न्यूक्लियस में लगेगा। इलेक्ट्रॉन को ये बिल्कुल भी छेड़ता नहीं है। 10 की पावर -15 मीटर रेंज तक ही ये फोर्स लगता है। और एटम का साइज कितना होता है, 10 की पावर -10 मीटर का साइज होता है। ठीक है, ये सारी चीजें लिखी गई होंगी उसमें, पढ़ दे रहा हूँ मैं। न्यूक्लियर फोर्सेज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन विच हेल्ड टुगेदर न्यूक्लियॉन्स, मतलब न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स, इन द टाइनी न्यूक्लियस ऑफ एटम इन स्पाइट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द प्रोटॉन्स। ठीक है, बता दिया उस चीज को। अब इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं, तुमको एटलीस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक याद करके जाना पड़ेगा बोर्ड के लिए। पहला क्या है, न्यूक्लियर फोर्स एक्ट बिटवीन अ पेयर ऑफ न्यूट्रॉन, पेयर ऑफ प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन सेम स्ट्रेंथ में। ठीक है, दिस सो न्यूक्लियर फोर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। देखो पहला पॉइंट क्या बोला गया है, जो अभी इस ग्राफ पे आएंगे, इस ग्राफ को ही मत देखो। न्यूक्लियर फोर्स जो होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगता है। सेम स्ट्रेंथ होती है, डिपेंड नहीं करता है वो, मतलब ऐसा नहीं है प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में ज्यादा फोर्स लगेगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में ज्यादा फोर्स लगेगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में ज्यादा लगेगा, ऐसा नहीं है। तीनों ही पेयर में क्या होता है, इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगता है। इसका मतलब क्या होता है कि न्यूक्लियर फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। सबसे पहला पॉइंट याद रखना, न्यूक्लियर फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। सेकंड पॉइंट क्या लिखवाया गया है, सेकेंड पॉइंट बोला गया है न्यूक्लियर फोर्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेज इन नेचर, ये बात हम लोग जानते हैं। ये क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, और जो कि 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है, 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्ट्रॉन्गर देन एफ लिख देता हूं मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए। 100 गुना ज्यादा होता है। अगर ग्रेविटेशन से पूछा जाए तो 10 की पावर 38, ग्रेविटेशन से 10 की पावर 38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है। थर्ड पॉइंट क्या बोला गया है, न्यूक्लियर फोर्स आर वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, दे आर ऑपरेटिव अप टू ए डिस्टेंस ऑफ फ्यू फर्मी। ठीक है, ये भी बताया मैंने, ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, और लगभग ये 10 की पावर -15 मीटर में ये लगता है, 10 की पावर -15 मीटर में। 3 पॉइंट हुए। चौथा पॉइंट क्या बोला जा रहा है, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट है चौथा पॉइंट, न्यूक्लियर फोर्सेज आर नॉन सेंट्रल फोर्सेज, दिस शो दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियस इज नॉट स्पेरिकली सिमेट्रिकल। हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, सेंट्रल फोर्स होता है, सेंटर टू सेंटर लगता है। ग्रेविटेशन फोर्स सेंटर टू सेंटर लगता है। लेकिन ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है ये सेंट्रल फोर्स नहीं है, ये सेंटर टू सेंटर नहीं लगता है। अगर सेंटर टू सेंटर लगता तो हमारा जो न्यूक्लियस है वो स्फेरिकल शेप का होता, बराबर बांध के रखता, लेकिन स्फेरिकल नहीं होता है। इसका मतलब ये फोर्स क्या है हमारा, नॉन सेंट्रल फोर्स है, सेंटर टू सेंटर नहीं लगेगा, नॉन सेंट्रल फोर्स है ये। नॉन सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या हुआ, जो सेंटर टू सेंटर नहीं एक्ट करता है। बात समझ आ गई। अगला पॉइंट बोला गया, अब वेरिएशन ऑफ न्यूक्लियर फोर्स क्या लिखी है, विद द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स इज सोन। अब देखो क्या है, न्यूक्लियॉन्स का जो फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है अब ये शो किया गया। अब इस ग्राफ के बारे में हमको समझना है, ध्यान से समझना। जब दो न्यूक्लियॉन्स दूर दूर थे, सही है, जब दूर दूर थे तो इनके बीच में फोर्स क्या लग रहा था, ऑलमोस्ट जीरो।
दूर दूर है ये, फोर्स क्या लगेगा, ऑलमोस्ट जीरो। इधर देखो ग्राफ की तरफ, अब जब दोनों के बीच में सेपरेशन आर, दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में जब सेपरेशन दूर था, तो फोर्स कितना लगेगा, जीरो फोर्स लगेगा। तो ये देखो ये लाइन ऑलमोस्ट जीरो एक्सिस के पास में है कि नहीं है, ये जीरो फोर्स है। अब जैसे जैसे मैं दोनों न्यूक्लियॉन्स को पास में लेकर के आऊंगा, एक चीज याद रखना, जब भी अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, चार्ज पे चलते हैं, एक प्लस था एक माइनस था, अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब क्या होता है, निगेटिव। अट्रैक्टिव का मतलब क्या होता है, निगेटिव। तो ये ग्राफ में ये जो नीचे रिप्रेजेंट करता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, अट्रैक्टिव को, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रिपल्सिव को। इस चीज को याद रखेंगे। अब निगेटिव है ना ग्राफ, क्योंकि देखो ग्राफ निगेटिव बना है कि नहीं बना है, ओरिजिन से नीचे है। डेट मीन्स निगेटिव बनने का मतलब क्या है, अट्रैक्टिव है। तो जैसे जैसे मैं पास में लेकर के आ रहा हूँ दो न्यूक्लियॉन्स को, उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, इसी वजह से फोर्स का जो ग्राफ बना था वो डाउनवर्ड बन रहा था। इसी चीज को लिखा गया था। न्यूक्लियर फोर्सेज आर नेग्लिजिबल व्हेन डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स इज मोर देन 10 फर्मी मीटर। 10 फर्मी मीटर से अगर अधिक है तो न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, जीरो के। अगला पॉइंट क्या लिखा गया, व्हेन न्यूक्लियॉन्स आर ब्रॉट क्लोजर, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप विच स्लाइटली रैपिड विच develops which increases rapidly with decreasing distance, at distance 0.8 स्ट्रांगली अट्रैक्टिव फोर्स मिलता है हमको। अभी बताया मैंने, जैसे जैसे मैं दोनों न्यूक्लियॉन्स को पास में लेकर के आ रहा हूँगा, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब है निगेटिव फोर्स, सही, इसीलिए निगेटिव बनाया गया है। और जैसे ही इन दोनों न्यूक्लियॉन्स के बीच का डिस्टेंस 0.8 फर्मी मीटर हुआ, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा था। 0.8 में सबसे हाईएस्ट बना है कि नहीं है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा था 0.8 फर्मी मीटर पे। ये बात तुमको बतानी पड़ेगी वहां पे। और मैं फिर 0.8 तक यहां तक रुके हम लोग। अब इसके बाद जब पास में लेकर आएंगे तो क्या हो गया, अब स्ट्रांगली रिपल्सिव फोर्स बनना स्टार्ट हुआ। 0.8 जैसे 10 से ज्यादा था, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, सही। जैसे पास लेकर आ रहा हूं, क्या हो रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स, निगेटिव फोर्स। अट्रैक्टिव का मतलब निगेटिव फोर्स, निगेटिव में जा रहा है, निगेटिव में जा रहा है, निगेटिव में जा रहा है, अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव। जैसे 0.8 पे आए, स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स है, अब मैं पास में लेकर आते जा रहा हूं। अब रिपल्सिव फोर्स, अब भागना चाह रहे हैं, ये दूर भागना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए 0.8 से जब मैं पीछे की तरफ डिस्टेंस को, दो न्यूक्लियॉन्स के बीच का जब सेपरेशन कम करता जा रहा हूं, ग्राफ कहां जाने लगा, अब रिपल्सिव नेचर शो करने लगा है हमारा, ठीक है। When the distance between nucleons becomes less than 0.8 fermi meter, the nuclear forces become strongly repulsive. बता दिया। लास्ट पॉइंट जो लिखा गया है, द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन्स एज अ फंक्शन ऑफ देयर सेपरेशन, वो दिया गया हम लोगों को। ये पोटेंशियल एनर्जी, जैसे हमने न्यूक्लियर फोर्स का ग्राफ बनाया, वैसे हमने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाया। वही सेम चीज, जैसे जैसे मैं पास में लेकर आ रहा था, सही है, पास में लेकर के आ रहा हूं तो क्या हो रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है हमारा। अट्रैक्टिव फोर्स लगने की वजह से क्या होता है, हमारा ग्राफ निगेटिव में बना। अट्रैक्टिव फोर्स है तो ग्राफ हमारा क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव है, क्योंकि वो क्या चाह रहा है, पास में आना चाह रहा है, ठीक है। अब इस जगह पे देखो सबसे ज्यादा फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स सबसे ज्यादा, इसीलिए वहां पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी भी हमारी सबसे ज्यादा है। पोटेंशियल एनर्जी भी वहां पे क्या है, सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो स्टेबल आ गया है कि नहीं आ गया है। अब वो भागना चाह रहा है। अब जैसे ही रिपल्सिव होने लगेगा, दोनों के बीच में रिपल्सन एक्ट करने लगेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, अब पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट होती है। तो जैसे ये ग्राफ बना था, सेम उसी तरीके का ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी का भी बना है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव फॉर रिपल्सिव फोर्स एंड निगेटिव फॉर अट्रैक्टिव फोर्स। अभी बताया मैंने, निगेटिव क्या होगा, अट्रैक्टिव के लिए होगा। ये अट्रैक्टिव का ग्राफ शो करता है जब ये अट्रैक्ट कर रहा होगा, अट्रैक्टिव का ये ग्राफ है। और ये क्या है सर, रिपल्सिव का ग्राफ है। पता रही समझ में ना, पढ़े भी हम लोग कि जितना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होता है, उतना ही ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होने लगता है। जितना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होगा, उतना स्टेबल हो रहा है। मतलब 0.8 फर्मी मीटर पर न्यूक्लियन क्या होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि सबसे निगेटिव एनर्जी होती है। उसके बाद से एनर्जी बढ़ती जा रही है, मतलब अब स्टेबल नहीं है वो, अब स्टेबल नहीं है वो, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब उसका नेचर के बारे में बोला गया, जो मेसॉन रेसॉन फॉर्म होते हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं है, उसमें था, लिख दियो, ठीक है। मेसॉन्स हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको कभी वैसे ही बता दूंगा, यहाँ हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। सीबीएसई के पर्पज से चल रहे हैं तो इसको डिस्कस नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग का है एक लास्ट, इसको समझ लो, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी एक टॉपिक है बस, अरे 4 पॉइंट है, उसको समझ लो। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, एक न्यूक्लियस कितना स्टेबल होगा, ठीक है।
देखो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा गया है, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर, ये समझा चुका हूँ तुमको, ये सारी चीजें समझाई जा चुकी हैं, बस अब यहाँ लिखा गया इसलिए पढ़ दे रहा हूँ। द स्टेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियस इज डिटरमाइंड बाय द वैल्यू ऑफ इट्स बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। हायर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मोर स्टेबल इज द न्यूक्लियस। इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी भी न्यूक्लियन की या न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी बताना है तो हमको क्या देखना है, बाइंडिंग एनर्जी का कर्व, जितना ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगा उतना स्टेबल होगा, पढ़ा जा चुका है ना, और उसी चीज को यहाँ लिखा गया है। सेकंड पॉइंट क्या है, द स्टेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियस इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाई इट्स न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो। More the number of proton in the nucleus, greater is the electrical repulsive force between them. More neutrons are needed to provide strong attractive force necessary to keep the nucleus stable. अब देखो, किसी भी न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी बताने के लिए हम लोग एक चीज और देखते हैं, प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन का रेशियो। अगर प्रोटॉन ज्यादा हैं, समझ आ रही बात, अगर प्रोटॉन ज्यादा हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा होगा, तो वहां पे वो हावी होने लगेगा। अगर प्रोटॉन ज्यादा हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हावी होगा, और हावी हुआ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डोमिनेट करने लगा है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कम होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए हमको क्या चाहिए, वहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी चाहिए ज्यादा, क्योंकि न्यूट्रॉन जब आ जाएगा तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, और वो क्या करेगा, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डोमिनेट कर रहा था उसको ओवरकम कर जाएगा। बात समझ आ रही है ना, प्रोटॉन अगर ज्यादा है तो रिपल्सिव फोर्स ज्यादा लगने लगेगा, तो मुझे वहां पे न्यूट्रॉन चाहिए होगा ताकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लग करके उसके इफेक्ट को कम करे, इलेक्ट्रोस्टैटिक के इफेक्ट को कम करे। तीसरा लास्ट पॉइंट है, द स्टेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियस इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाई कंसिडरेशन that it contains an even or odd number of proton and neutron. A detailed study show that the stable nuclei often contain even number of proton or neutron or both. देखो अब इसमें क्या है ना, कि हमको ये देखना है, बस इतना ही था, एक न्यूक्लियस के अंदर इवन या ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूक्लियस हो सकते हैं। अगर इवन नंबर में हुआ, अगर इवन नंबर में हुआ तो पेयरिंग बन रही होगी। सपोज करो 10 प्रोटॉन है 10 न्यूट्रॉन है, तो पेयरिंग बन रही होगी, प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लग रहा होगा फोर्स। अगर मान लो कोई भी एक डोमिनेट कर जाता है ना, अगर ऑड नंबर में है, सपोज करो प्रोटॉन ज्यादा हो गया, प्रोटॉन अगर ज्यादा हो जाता है तो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डोमिनेट करने लगेगा, न्यूट्रॉन ज्यादा होगा तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट करने लगेगा। तो दोनों पॉसिबिलिटी अराइज हो सकती है, इसलिए क्या लिखा गया है, डिटेल्ड स्टडी ने क्या देखा था कि एक न्यूक्लियाई के अंदर मोस्टली, हमेशा नहीं, मोस्टली इवन नंबर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, या दोनों, ताकि पेयरिंग बनी रहे अच्छे से और न्यूक्लियस क्या रहे हमारा, स्टेबल रहे। तो तीन चीजों से हम लोग न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को चेक करते हैं, एक बाइंडिंग एनर्जी के कर्व से, तीसरा रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन से, और तीसरा क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से। तो ये तुमसे पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियर स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या क्या चीजें देखनी होती हैं, कैसे पता करोगे कि एक न्यूक्लियस स्टेबल है कि नहीं है। तो सबसे बढ़िया जो होता है वो बाइंडिंग एनर्जी कर्व होता है, सबसे बढ़िया होता है बाइंडिंग एनर्जी कर्व, सही, क्योंकि कर्व बना हुआ है उसमें से तुम देख करके बता सकते हो, जिसका बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल। इसको याद रखना, बाइंडिंग एनर्जी जिसका ज्यादा उतना ही वो स्टेबल होता है। अब हम लोग का जो टॉपिक है वो उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखा जाएगा, रेडियो एक्टिविटी लास्ट में पढ़ा दूंगा। अब हमारा क्या है, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन है, न्यूक्लियर रिएक्शन, फ्यूजन फिजन और न्यूक्लियर रिएक्टर जो है, कल कंप्लीट हो जाएगा ये, ठीक, उसको बाद में देखा जाएगा।